Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 9th lecture on algebra for Master of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so we are lecture 9, and first a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, so in the last lecture we did some examples of subgroup criterion. फिर एक बार बता देता हूँ सब ग्रुप क्राइटेरिया क्या था कि अगर आपके पास एक सबसेट हो किसी ग्रुप का, लेट्स से सबसेट H हो किसी ग्रुप G का, तो हम अगर ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि क्या H G का सब ग्रुप भी है या नहीं, तो हमें जस्ट ये एक कंडीशन चेक करनी है, A B इनवर्स जो है वो भी H में होना चाहिए फॉर ऑल A B इन H. ओके, हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि जब भी हम ग्रुप को जस्ट G से डिनोट करेंगे, इसका मतलब ट्रिवियली ये है कि G के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है, वो मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है, और सब ग्रुप जो है वो उसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर होता है जो ग्रुप G के ऊपर होता है. राइट, अब इसके फिर रिपीटेशन है कि अगर एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन हो तो A माइनस B, ये माइनस है, माइनस बी शुड बी इन H फॉर ऑल ए बी इन H. यहाँ पे रिमेंबर ये दोनों कंडीशंस नहीं चेक करनी, एक कंडीशन है ये है अगर एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन हो, ठीक है, और अगर मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन हो तो फिर ये चेक करनी. ठीक है, तो अगर इसी तरह कोई और बाइनरी ऑपरेशन हो तो फिर उसके ऊपर स्टार के साथ आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि A स्टार B इन H फॉर ऑल A B in H. राइट, ओके, सो ये हमने पहली चीज देखी लास्ट लेक्चर में और इसकी हमने एग्जांपल्स देखी. फिर हमने इंटीजर्स मॉडुलो n की बात की. n आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, जैसे मैंने कहा कि 2 और उससे बिगर नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अगर 1 लेंगे तो आपके पास सारे के सारे इंटीजर्स फिर वापस आ जाएंगे. राइट, तो सॉरी, अगर 1 लेंगे तो आपके पास जो है वो उसका रिमाइंडर सिर्फ सब के साथ 0 ही आ जाएगा. ओके, सो इंटीजर्स मॉडुलो n है, तो हमारे पास किस तरह के ये नंबर्स हैं. आपने इंटीजर्स लेने हैं, इंटीजर्स का सेट लेना है, उसको किसी पॉजिटिव इंटीजर n से डिवाइड करना है. राइट, लेट्स से मैं n इज इक्वल टू 2 लेता हूँ. ओके, तो n इज इक्वल टू 2 लूँगा तो मेरे पास किस तरह के इंटीजर्स आएंगे. मैंने हर नंबर का इंटीजर को 2 से डिवाइड करना है और मैंने रिमाइंडर्स को रिकॉर्ड करते जाना है. राइट, तो आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि लास्ट लेक्चर में क्या था, आपको एक इजी एग्जांपल मैं जल्दी ये करा के तो फिर आगे मूव हो जाऊंगा. तो z मॉडुलो 2 का मतलब ये है कि इंटीजर्स को 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर रिकॉर्ड करना है. तो इस सेट में मैंने आपको बताया था कि 2 एलिमेंट्स आते हैं, इस सेट को हम z2 से लिखते हैं, तो मेरे पास इसमें 2 एलिमेंट्स आते हैं 0 बार और 1 बार. राइट, तो अब ये 0 बार और 1 बार का मतलब ये है कि 0 एक नंबर नहीं है, अब ये एक पूरा सेट है, लेकिन एक ही एलिमेंट उस सारे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. राइट, मतलब 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, -2 है, -4, -6, इन सब का रिमाइंडर जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा. राइट, इसी तरह 1, अगर 1 की बात करूं तो 1 है, 3 है, फिर इसके बाद मेरे पास आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, और इसी तरह सारे नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स भी, इन सब को जब 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आता है. तो मेरे पास ये 2 रिमाइंडर्स हैं 0 और 1. राइट, सो Z2 में यही 2 एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन ये 2 एलिमेंट्स नहीं है, ये 2, इनके ऊपर बार लगाने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसी तरह z मॉडुलो 3 जो है उसको मैं Z3 से लिखता हूं, तो वो इन जनरल मेरे पास आएगा 0 बार, 1 बार और 2 बार. राइट, और अगर मैं z मॉडुलो 4 की बात करता हूं तो वो Z4 होगा, और उसमें आएंगे 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार. और इन जनरल अगर मैं z मॉडुलो n की बात करता हूं तो उसमें मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे 0 बार, 1 बार, 2 बार, up to so on n-1
बार, राइट। तो n नहीं आएगा क्योंकि n जो है वो 0 के इक्वल ही हो जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास इस सेट में एलिमेंट्स आएंगे। ओके, सो इंटीजर्स मॉडुलो 2 में ये एग्जांपल्स हैं आपके पास। ओके, राइट। सो अब ये सेट्स मैंने बना लिए, राइट। अब ये सेट्स मैंने बनाए एक डेफिनेशन देके, लेकिन हम लास्ट लेक्चर में इसी डेफिनेशन को थोड़ा फॉर्मलाइज कर रहे थे और मैंने आपको ये डेफिनेशन दी थी। मेरे पास एक फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ z के ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ कि a b से रिलेटेड होगा अगर n जो है वो b माइनस a को डिवाइड करे। एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर एक दो एग्जाम्पल्स आपको दिखा देता हूँ। 4 6 से रिलेटेड है क्योंकि 4 6 से रिलेटेड है क्योंकि लेट्स से n इज इक्वल टू 2 है, तो 2 जो डिवाइड करता है 6 माइनस 4 को, ये 2 के इक्वल, राइट। तो 2 डिवाइड करता है 2 को, राइट। और 5 और 6 आपस में रिलेटेड नहीं है क्योंकि 2 जो है वो 6 माइनस 5 को डिवाइड नहीं करता, मतलब 2 डज नॉट डिवाइड 6 माइनस 5, दिस इम्प्लाइज 2 डज नॉट डिवाइड 1, राइट। अब लेकिन 5 जो है वो रिलेटेड है 7 से क्योंकि 2 डिवाइड करता है 7 माइनस 5 को। ओके, सो ये 2 जो है 7 माइनस 5 को डिवाइड करता है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। ओके, सो आपको काइंड ऑफ समझ आ गई होगी कि ये रिलेशन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक सेट के ऊपर अगर हम रिलेशन डिफाइन करें, जैसे ये इंटीजर्स के ऊपर मैंने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया है कि दो एलिमेंट्स इंटीजर्स में आपस में रिलेटेड होंगे अगर जो है n b माइनस a को डिवाइड करे, राइट। ये हमारे पास कंडीशन है। अब इसी तरह किसी सेट के ऊपर मैं रिलेशन डिफाइन करूं तो अगर उसके ऊपर 3 कंडीशंस ट्रू हों तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। वो 3 कंडीशंस क्या हैं कि इस रिलेशन के अंदर a जो है वो a से रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट है a इंटीजर्स का, लेट्स से a अगर a b से रिलेटेड है देन b को भी a से रिलेटेड होना चाहिए। इसी तरह अगर a b से रिलेटेड है और b c से रिलेटेड है देन a को भी c से रिलेटेड होना चाहिए। अब ये पहली दो का मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए, लेकिन लास्ट वाली का प्रूफ नहीं दिखाया था, आपको मैंने एक्सरसाइज दी थी, होपफुली आपने कर ली होगी, नहीं की तो ये इसका प्रूफ है। यहाँ पे a b से रिलेटेड है, इसका मतलब है a n जो है वो b माइनस a को डिवाइड कर रहा है, राइट। अब b जो है वो a से रिलेटेड, b जो है वो c से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है n जो है वो c माइनस b को डिवाइड कर रहा है। अब b माइनस a भी इंटीजर है, c माइनस b भी इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर्स जो है वो n से डिवाइड हो रहे हैं, राइट। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, लेट्स से b माइनस a प्लस c माइनस b, तो b से कैंसिल हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट है वो मेरे पास आ जाएगा c माइनस a। अगर एक नंबर n कि कोई दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहा है तो उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, राइट। फॉर एग्जांपल 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो 6 प्लस 4 यानी 10 को भी डिवाइड करेगा, राइट। तो जब एक इंटीजर एक नंबर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर लेट्स से n कोई से दो इंटीजर्स को डिवाइड करेगा तो वो उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। तो n जो है वो b माइनस a को भी डिवाइड कर रहा है, n जो है वो c माइनस b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है ये इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, राइट। सो दिस इम्प्लाइज, ये प्लीज आप लिख लीजिएगा जब ये प्रूफ आप करें तो इसमें ये रीजन होनी चाहिए कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहा हो, लेट्स से यहाँ पे b माइनस a और c माइनस b, तो वो उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो c माइनस a को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये है कि a इज रिलेटेड टू c बाय डेफिनेशन। यही डेफिनेशन हमारे रिलेशन की। ओके,
सो ये हमारे पास ट्रांजिटिविटी का भी प्रूफ मैंने आपको दे दिया, ऑल्दो ये आपकी एक एक्सरसाइज थी। तो अब हमारे पास हमने ये प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर किसी सेट के ऊपर हम कोई रिलेशन डिफाइन करें और वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तो वो उस सेट के एलिमेंट्स के लिए हम इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड कर सकते हैं, राइट? इसकी मैं आगे जाके आपको एग्जांपल देता हूं। इसका क्या मतलब है? अगर किसी सेट के ऊपर आप एक रिलेशन डिफाइन करें और वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तो हम उस सेट के एलिमेंट्स के लिए उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड कर सकते हैं। वो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या करती हैं? वो उस सेट को स्मॉलर सबसेट्स के अंदर डिवाइड कर देती हैं, राइट? ये इक्विवेलेंस क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस कोर्स के स्कोप में नहीं आता। तो इस कोर्स के स्कोप में जो चीज आती थी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी, इसकी एग्जांपल बता दी और इसका यूज भी थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन प्लीज ये इसको आप देखिएगा। इस रिलेशन को जब भी आप स्टडी करें, फॉर एग्जांपल आप रियल एनालिसिस में स्टडी करें, तो इक्विवेलेंस रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत क्रूशल है। इनकी इन डिटेल और इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए और आनी चाहिए। तो आपको मैंने रिलेशन बता दिया, वो रिलेशन इक्विवेलेंस है इंटीजर्स के सेट के ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब एक रिलेशन इक्विवेलेंस हो तो उसको हम उसके एलिमेंट्स के लिए हम इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया ना, मैंने डिफाइन किया है कि ए जो है वो बी से रिलेटेड है ना, ए बी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है एन जो है वो बी माइनस ए को डिवाइड कर रहा है। ये मेरी डेफिनेशन है। इसी बात का एक और मतलब भी है। इस बात का ये मतलब है कि ए जो है वो बी के कॉन्ग्रेंट है मॉड एन, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? अब ये कॉन्ग्रेंस जो है ये अगेन एक नंबर थ्योरी का बहुत क्रूशल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्ग्रेंस का वही मतलब होता है जो इस रिलेशन का मतलब है। अगर हम ये कहें कि A इज कॉन्ग्रेंट टू B, इस ये रिलेशन तीन जो लाइंस मैंने लगाई हैं, इसका मतलब है कॉन्ग्रेंस, ठीक है? ये आपका नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ओके, राइट। अब ये कॉन्ग्रेंस जो है इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आपको कहे कि A इज कॉन्ग्रेंट टू B मॉड n, इसका मतलब ये है कि n जो है वो B माइनस A को डिवाइड कर रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, राइट? ऑफ कोर्स इसकी फिर आगे इन डेप्थ नॉलेज है कि ये हम क्यों लेते हैं, क्यों यूज करते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। लेकिन हमारे लिए ये इनफ है कि अगर हम लिखें A इज कॉन्ग्रेंट टू B मॉड n, तो इसका मतलब ये है कि n शुड डिवाइड B माइनस A, ओके? अब ये इस चीज का क्या मतलब है? अब इसको मैं कॉन्ग्रेंस को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं अगर ये कहूं कि 2 इज कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉड 2, तो क्या ये ट्रू है? क्वेश्चन मार्क है। तो अगर ये ट्रू है तो 2 शुड डिवाइड 3 माइनस 2, दिस इंप्लाइज 2 शुड डिवाइड 1, बट दिस इज नॉट ट्रू। सो 2 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉड 2, राइट? 2 is not congruent to 3 mod 2, right? So congruence का मतलब ये है कि A is congruent to B mod n if and only if n divides B minus A, right? So ये सिंपल सी डेफिनेशन है congruence की। congruence की डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी है। यही रिलेशन जो है जो हमने डिफाइन किया था, A is related to B if and only if n divides B minus A, ये एक्चुअली हमारे पास congruence का रिलेशन है, राइट? सो ये आपका एक नंबर थ्योरी का रिलेशन है जो हम नंबर्स के ऊपर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डिफाइन किया, राइट? अब ये रिलेशन जो है मैंने ये कहा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये आपके एलिमेंट्स को इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देता है। इक्विवेलेंस क्लासेस ये करती हैं कि आपका जो बिगर सेट होता है जिसके ऊपर आपने रिलेशन डिफाइन किया उसको स्मॉलर क्लासेस जिसको हम इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं उनके अंदर डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिया कि Z के ऊपर आपने रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है? और रिलेशन था A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ
2 डिवाइड्स b माइनस a। ठीक है, अब मेरे पास दो क्लासेस हैं, यहाँ पे दो क्लासेस हैं। पहली क्लास ये है कि 0 बार एक क्लास थी मेरे पास, उसमें मैंने ये नंबर्स रखे थे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड अप टू सो ऑन, राइट। ओके, सो 1 बार में मैंने क्या नंबर रखे थे? 1 बार में मैंने नंबर रखे थे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों सेट्स को कंपेयर करें आप, क्या कोई ऐसा इंटीजर है जो इन दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है? मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि ये जो मेरे पास रिलेशन था a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ 2 डिवाइड्स b माइनस a, इसने मेरे सेट्स को दो स्मॉलर सेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब अगर इन दोनों सेट्स का मैं यूनियन लूं तो मेरे पास ओरिजिनल सेट वापस आ जाता है, राइट। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन जो हैं, इनकी प्रॉपर्टी है कि ये मतलब आपके जो जिस सेट के ऊपर आप इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं उसको स्मॉलर सेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब ये इस सेट के अंदर क्या ये रिलेशन ट्रू है? ये मतलब ये मैं लिख रहा हूं कि ये इक्विवेलेंस क्लास है, इसका मतलब ये है कि 0 बार के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। इसी तरह 1 बार के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, तभी वो एक इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। अगर वो रिलेटेड नहीं होंगे तो वो उस क्लास में नहीं आ सकते। तो जब मैं कहता हूं कि ये 0 बार की क्लास है, इसका मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब के सब आपस में रिलेटेड हैं। अब 0 बार की क्लास में आप कोई से दो एलिमेंट्स लेके देख लें, वो आपस में रिलेटेड होंगे। मतलब लेट्स से 4 और 6 ले लें, मैंने आप भी आपको कुछ देर पहले बताया था कि 4 और 6 जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, क्योंकि जो n हमारे पास 2 है तो 2 जो है वो 6 माइनस 4 यानी 2 को डिवाइड करता है। इसी तरह आप कोई से और एलिमेंट्स लेके देखें तो 0 बार के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे, 1 बार के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे, लेकिन 0 बार और 1 बार के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। ओके, सो ये दोनों क्लासेस जो हैं ये आपस में, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, ये दोनों एलिमेंट्स इनके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड भी नहीं होते। अच्छा, अब ये एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कहा था कि 1 और -1 इसमें सेम है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 1 और -1 जो है इसका प्रिसाइज मतलब यह है कि 1 इज कॉन्ग्रेंट टू -1 mod 2। क्या ये ट्रू है? ये हम चेक करना चाह रहे हैं। ये ट्रू होगा इफ 2 डिवाइड्स -1 सो इफ 2 डिवाइड्स -2, ये तो ट्रू है, 2 -2 को डिवाइड करता है, राइट। तो अब इस रिलेशन के तहत जो कांग्रेंस रिलेशन, और इसको पहले मैं स्टार्ट में आपको समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं आपको ये बताया कि ये इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। एक्चुअल में ये हो रहा है कि आप नंबर्स जो इंटीजर्स हैं उनको डिवाइड करते हैं n पे, और आपके पास जो रिमाइंडर आता है उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। बस यही चीज हम इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। तो ये इस रिलेशन के तहत 1 और -1 सेम है। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि Z2 के अंदर 2 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं बस, राइट। Z2 जो सेट है उसके अंदर 2 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ रहे हैं, वो 0 और 1 है। 0 अब एक इक्विवेलेंस क्लास है, 1 भी एक इक्विवेलेंस क्लास है, इसलिए हमने उसके ऊपर एक बार लगा दी है। इसी तरह Z3 के अंदर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0, 1 और 2। अब 0 भी एक इक्विवेलेंस क्लास है, 1 भी एक इक्विवेलेंस क्लास है और 2 भी एक इक्विवेलेंस क्लास है, राइट। सो ये मतलब है मेरा, जब हम बार लगा रहे थे तो इसकी ये प्रिसाइज डेफिनेशन है। मुझे आइडिया है कि मैंने आपको शायद इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दी इक्विवेलेंस क्लासेस की और इक्विवेलेंस रिलेशंस की, लेकिन मुझे जितनी हमें जरूरत थी उतनी मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। आप प्लीज इसके बारे में जरूर मजीद स्टडी कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। आगे जाके मजीद मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी इक्विवेलेंस क्लासेस और इक्विवेलेंस रिलेशंस की, तो अगर वहाँ पे फिजिबल हुआ तो मैं आपको इसकी मजीद नॉलेज दे दूंगा
इक्विवेलेंस क्लासेस और इक्विवेलेंस रिलेशंस की। तो फिलहाल आपके लिए ये इनफ है जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की। सो बेसिकली आपको मैं ये समझाना चाह रहा था कि Z2 के अंदर 2 एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं और Z3 के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं। इसके अलावा ये इक्विवेलेंस क्लासेस और इक्विवेलेंस रिलेशन का यहाँ पे इतना यूज नहीं है, तो आगे हम ये कभी भी यूज नहीं करेंगे शायद कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है हमारा, तो इसलिए ये ट्रू है। ये हम जब भी हम इंटीजर्स मॉडुलो n की थ्योरी हम स्टडी करेंगे तो इसमें हम इस इक्विवेलेंस रिलेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बगैर ही हमारा जो है वो सारी की सारी थ्योरी वर्क करती है। लेकिन ऑफ कोर्स बैक एंड पे ये ट्रू है कि ये इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। तो होपफुली आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास Z2 क्या है, Z3 क्या है, Z4 क्या है, Zn क्या है, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि रियल टर्म में उसका मतलब क्या है। तो ये इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप इसको देखना चाहें तो इस इक्विवेलेंस क्लास जो A की है, जैसे 0 की है, उसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन से? 0 और उसके सारे मल्टीपल्स, 0 और फिर मल्टीपल्स ऑफ n, राइट, उसमें ऐड हो रहे हैं। 0 और n जो है वो 2 है, तो 0 और उसमें मल्टीपल ऑफ n ऐड हो रहा है तो +2 हो रहा है, राइट। फिर उसमें एक और मल्टीपल ऑफ n ऐड करें तो 2 × 2 हो रहा है उसमें, फिर 0 और उसमें 3 × 2 हो रहा है, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 ऐड हो रहे हैं। ये सारे के सारे इस इक्विवेलेंस क्लास में आ रहे हैं, ये आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इसमें मजीद कोई कन्फ्यूजन्स हो तो ऑफ कोर्स आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसकी डिटेल्स के लिए, और इंशाल्लाह आपको कुछ लेक्चर नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियरली डिफाइन कर दूंगा, राइट। ओके, सो हमारे पास इस सारी इंफॉर्मेशन का क्रक्स जो है वो जो हमें चाहिए उसकी तरफ हम मूव करते हैं, राइट। इस सारी इंफॉर्मेशन से हमें सेट्स चाहिए। सेट्स कौन से चाहिए? मुझे Zn चाहिए, बस ये सेट चाहिए मुझे। और अगर आपको इसका नॉलेज है कि ये Zn कैसे बन रहा है, दिस इज इनफ फॉर मी, ओके। तो Zn में मेरे पास किस तरह के एलिमेंट्स हैं? मेरे पास 0 बार है, 1 बार है, 2 बार है, और सो ऑन n-1 बार है, राइट। सो ये सारे यही एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं Zn के अंदर, राइट। हमेशा Zn के अंदर n ही एलिमेंट्स आएंगे, राइट। अब ये एक मेरे पास सेट है, एक नया सेट है, राइट, एक फाइनाइट एलिमेंट्स का सेट है, ओके। अब आप ये कहेंगे कि ये सेट तो आप इंटीजर्स में भी ले सकते थे, आपने इंटीजर्स में सेट ले लिया 0, 1, 2 और मे बी 5 तक, अगर आप Z5 लेना चाह रहे हैं, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, अप टू सॉन 5 ले लिया, ठीक है। अब अगर ये सेट में इंटीजर्स में से लूं और इसके ऊपर इंटीजर्स की एडिशन डिफाइन करूं, तो ये सेट मेरे किसी ग्रुप थ्योरी में मेरे किसी यूज का नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी हम डिस्कशन से हट रहे हैं, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि क्यों हम इस सारी थ्योरी में गए हैं। अगर मैं सिर्फ Z5 नहीं, मुझे इसे लिखना चाहिए, एक फाइनाइट सेट लूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये Z के अंदर एक सेट है, राइट। सो Z सॉर्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स का ये सेट है। अब मैं इसको ग्रुप बनाना चाहता हूँ, ये मेरा आइडिया है कि मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ। ग्रुप थ्योरी में स्टडी कर रहा हूँ, तो ग्रुप की एग्जांपल्स मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं इस सेट को ग्रुप बनाना चाहता हूँ। अब अगर एडिशन का ही एक पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज कोई और बाइनरी ऑपरेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन लूँ तो इंटीजर्स ग्रुप नहीं बनते। तो अब ये सबसेट है, तो इसके ऊपर भी एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 3 को 4 में ऐड करूं, मेरे पास 7 आ जाता है। अब ये एलिमेंट तो इस सेट में है ही नहीं, राइट। तो इसके ऊपर तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ही नहीं हुआ, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप ये प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं, अगर प्रूव नहीं भी कर सकते, कि आप इंटीजर्स में कोई भी फाइनाइट सेट लें, आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई भी फाइनाइट सेट लें, वो ग्रुप नहीं बनाएगा, राइट। तो इसका मतलब है फाइनाइट सेट जो ग्रुप्स हैं वो ढूंढने के लिए हमें एफर्ट करनी पड़ रही है, हमें
हमारा ये क्वेश्चन है और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम इसका आंसर लेना चाहेंगे कि हम 1 एलिमेंट का ग्रुप होता है, अगर होता है वो क्या होता है, 2 एलिमेंट्स का ग्रुप है तो वो क्या होता है, 3 एलिमेंट्स का अगर ग्रुप लें तो वो कैसा होता है, उसकी मतलब उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं या नहीं। अभी तक जितने भी हमने ग्रुप स्टडी किए सबका हमें स्ट्रक्चर पता है, लेकिन फाइनाइट ग्रुप्स की अगर बात करें तो हमें वो पता ही नहीं कि उसमें एलिमेंट्स क्या है। हमने लिख दिया ई है, ए है, बी है। ए बी क्या है, हम क्या ले सकते हैं ए और बी की जगह पे। तो मतलब ये इसको हम फॉर्मुलाइज करने के लिए फाइनाइट ग्रुप्स की कोई कंक्रीट एग्जांपल्स फाइंड करने के लिए हमने ये सारी थ्योरी की है। अब हमने सेट तो फाइंड कर लिए, ये फाइनाइट सेट्स हैं। अब इन सेट्स के ऊपर हमने कोई बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन करना है, कोई ऐसा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है जो एक्चुअली ग्रुप बना दे, क्योंकि यही हमारी सारी एफर्ट का रिजल्ट है। अगर ये ग्रुप नहीं बनाएगा तो हमारी एफर्ट जो है वो फेल हो जाएगी, हमें इस सारा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, राइट। तो मैंने सेट दिया Zn, इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन मैं डिफाइन करता हूँ एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। मैं देखता हूँ कि क्या ये सबसे पहले क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, और फिर उसके बाद मैं ये चेक करना चाहूंगा कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन और ये सेट दोनों मिलके एक ग्रुप बनाते हैं या नहीं, राइट। सो ये मेरा गोल है। ओके, सो मेरे पास Zn है, इसको मैं आपको एक स्मॉल सेट के ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं इस जनरल सेट के ऊपर भी आपको बता देता हूँ। तो मेरे पास ये सेट है, लेट्स से Z2, मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, 0 बार और 1 बार। इजी है। अब मैं कहता हूं कि इन दोनों को अगर आपने ऐड करना है ना, ऐड इस तरह करना है कि A बार और B बार को ऐड करने का मतलब यह है कि A और B को ऐड करें और फिर उनके ऊपर बार अप्लाई करें। मतलब ये कि A और B 2 एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 0 बार और 1 बार को ऐड करो। तो क्या करना है, 0 को ऐड करना है 1 में और फिर उसके ऊपर बार अप्लाई करना है। 1 बार क्या है, 1 बार का मतलब यह है कि 1 को जब 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता है, राइट। बार का मतलब यही है कि 1 को जब 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता है। तो 1 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आता है 1, ओके। और इस साइड पे भी अगर आप देखना चाहें तो 0 बार प्लस 1 बार जो है वो भी 1 है, राइट। सो 1 ऑफ कोर्स बार है दोनों साइडों पे और ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। अब इसके कोई और 2 एलिमेंट्स को ऐड करना चाहूं तो 1 प्लस 1 करके देख लेते हैं। 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा, तो 1 बार प्लस 1 बार, ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 होल बार। ये डेफिनेशन है एडिशन की, एडिशन की डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, ओके। सो ये राइट हैंड साइड पे मेरे पास आ गया 2 बार, ओके। अब 2 बार मेरे पास क्या है, 2 को जब डिवाइड करूं 2 पे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये 0 है, राइट। अब इस साइड पे क्या आ रहा है, इस साइड पे भी 2 बार आ रहा है, वो भी 0 है। तो इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों 2 एलिमेंट्स को जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास एक और एलिमेंट इसी सेट का आता है। कोई से 2 एलिमेंट्स ऐड करूंगा इस सेट के तो एलिमेंट इसी सेट का आएगा, राइट। मैंने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने की कोशिश करने का मतलब यह है कि जब मैं 2 एलिमेंट्स इस सेट के अंदर लूं और उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं, अप्लाई करूं, तो जो रिजल्ट है वो भी इसी सेट में आए। इसके साथ साथ वो रिजल्ट जो है वो एक ही नंबर आए, एक से ज्यादा ना आ जाए, राइट। तो जब 2 एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो नंबर तो एक ही आएगा, कि लेकिन क्या वो इस सेट के अंदर आएगा। तो ये जो मॉडुलो हमने डिफाइन किया है, इसने हमें ये गारंटी दी है कि जब भी 2 एलिमेंट्स हम इस सेट के अंदर लेंगे तो रिजल्ट भी इसी सेट के अंदर आएगा, राइट। तो इस गारंटी के लिए हमने ये सारी एफर्ट की है कि जब 2 एलिमेंट्स हम इस सेट के अंदर लें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो भी इसी सेट में आए। अब इसको Z3 के ऊपर मैं अप्लाई करके और फिर मल्टीप्लिकेशन को भी मैं थोड़ी सी आपको इलेबोरेट करता हूं कि क्या हो रहा है, राइट। अब Z3 ले लें। Z3 अगर आप लेंगे तो आपके पास होगा Z3 है, लेट्स से सेट है हमारे पास, ठीक है। अब इसके ऊपर एडिशन आपने डिफाइन की हुई है।
एडिशन मॉड्यूल और सेट है आपके पास, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और 2 बार। अब एडिशन हम इसके ऊपर कैसे डिफाइन कर रहे हैं, 2 एलिमेंट्स को ऐड करूं तो ये एडिशन हमने डिफाइन किया इसमें, मतलब a बार प्लस b बार इज a प्लस b होल बार, राइट। तो हमने ये देखना है कि क्या इस एडिशन के अंदर कोई से 2 एलिमेंट्स लूं इस सेट के अंदर तो क्या रिजल्ट इसी सेट में आता है या नहीं आता। तो मैं कोई से 2 एलिमेंट्स लेता हूं, आपको सब एलिमेंट्स के लिए ट्राई करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ नॉन ट्रिवियल के लिए ट्राई करता हूं। 1 बार प्लस 2 बार जो है वो है 3 बार। 3 बार क्या है, 0 है, राइट, क्योंकि आपके पास 3 मॉडुलो 3 इज 0, राइट। सो ये वापस इस सेट में आ गया। इसके अलावा अगर मैं लूं 2 बार प्लस 2 बार तो मेरे पास आ जाएगा 4 बार। 4 बार क्या है, 4 को जब 3 से डिवाइड करूं रिमाइंडर आएगा 1, तो ये फिर उसी सेट में आ गया। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई से 2 एलिमेंट्स मैं इस सेट में लूं तो उनका रिजल्ट भी इसी सेट में आएगा, राइट। इस ऑपरेशन के अंदर कोई से 2 एलिमेंट्स मैं इस सेट में लूं तो उनका जो सम है वो भी इसी सेट में आएगा, सम को जैसे हमने यहां पे डिफाइन किया उसके तहत, राइट। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे यही कहा था, हमें ये गारंटी लेनी है कि इस सेट के ऊपर, एक फाइनाइट सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन करें जिसके तहत जब कोई से 2 एलिमेंट्स के ऊपर इस सेट के हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें तो रिजल्ट भी इसी सेट में आए, राइट। ओके, सो इन जनरल अगर Zn पे करेंगे आप तो Zn के 2 एलिमेंट्स को ऐड करना चाहें तो Zn में ये एलिमेंट्स हैं 0 बार, 1 बार, 2 बार, अप टू सो ऑन, लेट्स से n-1 बार, राइट। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कोई से 2 एलिमेंट्स मैं आपको ऐड करके दिखाता हूं कि क्या हो रहा है। लेट्स से n-1 है, इससे पहले वाला एलिमेंट n-2 बार होगा। n-2 बार प्लस n-1 बार, इन दोनों को ऐड करूं तो क्या होगा, n-2 प्लस n-1 बार, राइट। तो इसका मतलब ये है हमारे पास आ रहा है 2n-3 बार, ओके, राइट। तो अब इन दोनों एलिमेंट्स को, इस एलिमेंट को जब मैं n से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ये आप इजीली आप चेक कर सकते हैं। चले मैं आपको एक एलिमेंट्री स्कूल की कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। n टाइम्स 2 तो ये 2n है, माइनस प्लस 3, राइट। सो मेरे पास आ जाएगा, इस सारे का रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो 3 वापस इस सेट में मौजूद है। कोई से 2 एलिमेंट्स इस सेट में लेंगे, उनको जब सम करेंगे तो उनका सम भी इसी सेट में आएगा। ये हमारा एम था और यही एम हमने अचीव कर लिया कि जब कोई से 2 एलिमेंट्स इस सेट में लेंगे तो उनका रिजल्ट सम भी इसी सेट में आएगा। अच्छा, अब प्रोडक्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट को चले मैं Z3 पे डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन बन चुका है, रिमेंबर हमने 2 एलिमेंट्स को ऐड किया, उनका रिजल्ट भी इसी सेट में मौजूद है, राइट। और वो रिजल्ट एक ही आया, 2 एलिमेंट्स को ऐड करेंगे आप, ये इंटीजर्स हैं तो इनका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट नहीं आ सकता, एक ही आएगा, राइट। तो आपके पास एडिशन इन सब सेट्स Zn के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन बन चुका है, राइट। अब हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें, हमने एक सेट लिया, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन हमें मिल गया, राइट। अब एक और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन मिल जाए, तो एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के तहत वो ग्रुप बन जाए। फॉर एग्जांपल r प्लस भी ग्रुप है, r क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप है, तो इसी तरह हो सकता है हमें इसके ऊपर एक मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन भी मिल जाए, राइट। तो हम ये लेते हैं Z3, आपके पास, आपको पता है कौन सा सेट है, ये आपके पास 0 बार है, 1 बार है और 2 बार है। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स लेने, तो a बार और b बार को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है
कि आपने ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है और उसके ऊपर बार अप्लाई कर देनी है। ओके अच्छा, अब इसमें मैं कुछ थोड़ी सी आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूं कि क्या हो रहा है। लेट्स से 2 बार को मैं 2 बार से मल्टीप्लाई करता हूं। ओके मेरे पास इसका आंसर है 4 बार। ओके अब 4 बार जो है उसको मैं अगर देखूं तो 4 बार जो है वो क्या है, 4 को 3 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या है 1, राइट। तो मेरे पास 2 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1 जो इसी सेट में मौजूद है, राइट। इसके अलावा अगर कोई मल्टीप्लिकेशन करना चाहें, बाकी सारी मल्टीप्लिकेशन इसमें ट्रिवियल हैं, कोई नॉन ट्रिवियल इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जैसे 1 बार को 2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 बार। 2 बार ऑलरेडी इसी सेट में मौजूद है। ओके अच्छा, अब मैं Z4 की बात करके देखता हूं। तो इसका मतलब है Z3 के ऊपर मल्टीप्लिकेशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन बन गया। एग्री? Z3 के ऊपर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन बन गया। ओके सो Z4 की बात करके देखते हैं। Z4 पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये Z4 जो सेट है ये इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या वो बाइनरी ऑपरेशन बनाएगी या नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन उसी तरह डिफाइन है। कोई एलिमेंट्स लेता हूं मैं इस सेट में, लेट्स से 2 बार को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 बार से, मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 3 होल बार। तो ये क्या है, 3 टाइम्स 2 6 बार। तो 6 बार है। 6 बार तो इस सेट में नहीं है, लेकिन 6 बार का मतलब ये है कि 6 को मैं 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या आएगा। 6 बार जो है वो बेसिकली 2 बार है। तो ये जो है ये Z4 में मौजूद है। इसके अलावा कोई एलिमेंट अगर आप लेके देखना चाहें, 3 बार को 3 बार से मल्टीप्लाई करके देख लें, आपके पास आ जाएगा 9 बार। 9 बार क्या है, 9 को 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो ये भी Z4 में, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन भी इन सेट्स के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन बना रही है। जब 2 एलिमेंट्स इन सेट में लूंगा तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करूं इस रिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत, तो रिजल्ट भी इसी सेट में आएगा, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन मिल गया Zn के ऊपर, एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन मिल गया Zn के ऊपर, राइट। सो मैंने एक सेट कंस्ट्रक्ट किया और उसमें क्या किया, मैंने इंटीजर्स को n से डिवाइड किया, रिमाइंडर्स को रिकॉर्ड किया, जितने भी रिमाइंडर्स आते गए। तो मैंने फिर ये देखा कि एडिशन जो मैंने डिफाइन की है यहाँ पे a बार प्लस b बार इज a प्लस b होल बार, और मल्टीप्लिकेशन a बार टाइम्स b बार इज इक्वल टू a b होल बार, ये दोनों जो हैं इस सेट Zn के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। तो अगर ये इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है तो क्या ये सेट Zn इन बाइनरी ऑपरेशन के तहत अंडर बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप बनाएगा या नहीं, ये जेन्युइन क्वेश्चन है। आपके पास एक सेट है, आपके पास बाइनरी ऑपरेशन भी है, तो आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर एक ग्रुप बनाएगा या नहीं। तो इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले मैं Z2 की बात करता हूं। अब Z2 के ऊपर मैं देखना चाह रहा हूं कि Z2 फर्स्ट मेरी एक्सरसाइज ये है कि Z2 अंडर एडिशन क्या ये ग्रुप है या नहीं, इज अ ग्रुप, क्वेश्चन मार्क। अब एडिशन जो है वो कैसे डिफाइन हुई है, वो आपको पता है कि 2 एलिमेंट्स जो हैं वो जब इस सेट में लूं तो लेट्स से 2 ही एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। आपको पता है Z2 क्या है, Z2 है आपके पास नॉट बार एंड 1 बार। इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी नोटेशनल कन्वीनियंस मैं आपको बता देता हूं। असल में ये बार जो है ये हम कुछ देर तो लगाते हैं, लेकिन बाद में आप बुक्स में देखेंगे कि ये बुक्स में बार अपीयर नहीं होगी। ये इसका मतलब ये होता है कि जब भी Z2 हम लिखते हैं तो ये Z मॉडुलो 2 ही होता है और ये इस अंडरस्टूड होता है कि इन एलिमेंट्स के ऊपर बार मौजूद है।
तो आप अक्सर बुक्स में देखेंगे और आगे जाके हम भी इसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ 0 1 इसको लिख देते हैं। ये अंडरस्टूड है कि 0 जो है उसका मतलब 0 नहीं है, उसका मतलब यह है कि 0 एक पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये नोटेशनल कन्वीनियंस के लिए हमें बार 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 ना लिखना पड़े, तो हम इसको कह देते हैं कि ये 0 और 1 ही है। तो जबकि हमें पहले से पता हो कि इसका मतलब क्या है, तो 0 और 1 हम लिखा करेंगे आइंदा से। जब भी हम Z2 को लिखेंगे तो ये बार हम रिमूव कर देंगे। ओके, सो Z2 है हमारे पास, अंडर एडिशन है, ये हम चेक करना चाह रहे हैं क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं। तो अब ये हमने चेक करना है, तो हमारे पास सेट मौजूद है 0 बार और 1 बार। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन जो हम चेक करेंगे वो ये है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, राइट। सो एडिशन इज एडिशन a binary operation on Z2। तो हम पीछे अभी तो चेक करके आए हैं कि एडिशन जो है, पर्टिकुलर एडिशन जो हमने डिफाइन किया A बार प्लस B बार जो है वो डिफाइंड बाय A प्लस B होल बार, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन बनाती है Z2 के ऊपर, राइट। तो ये अभी हमने चेक किया। आप जब आपसे ये पूछा जाए कि Z2 प्लस इज अ ग्रुप, तो आप ये चेक करेंगे कंडीशन ऑफ कोर्स। तो आप 2 ही एलिमेंट्स हैं आपके पास, 3 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, 0 को 1 में ऐड करेंगे, 0 को 0 में ऐड करेंगे और 1 को 1 में ऐड करेंगे, राइट। सो जब इन तीनों कॉम्बिनेशंस को आप चेक करेंगे कि क्या ये तीनों कॉम्बिनेशन का रिजल्ट जो है वो भी इसी सेट में आ रहा है या नहीं, राइट। सो इट्स एन इजी एक्सरसाइज। तो ये ट्रू है हमारे पास, हम ये चेक कर चुके हैं ऑलरेडी कि एडिशन जो है इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। ओके, एडिशन जब भी अब मैं बोल रहा हूँ Zn की बात हो रही है, एडिशन यही होगी। एडिशन जो है जब भी अब वर्ड में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे Zn के लिए, तो यही एडिशन है जो हमने डिफाइन कर ली है, राइट। ओके, अब सेकंड कंडीशन ये है, क्या ये सेट एलिमेंट्स जो हैं इसमें एसोसिएटिव हैं। वेल, हम ये चेक कर सकते हैं एसोसिएटिव लॉ जो है वो कैसे होल्ड करता है। हम ये associative law holds in Z2, well in general in Zn। आप अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे होगा, लेकिन आप इन जनरल ये अज्यूम कर लीजिएगा कि एसोसिएटिव लॉ Zn के ऊपर होल्ड करता है, क्योंकि ये एक टीडियस एक्सरसाइज है कि आप ये चेक करें सारे एलिमेंट्स को लेके कि उनके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। Z2 आसान है क्योंकि ये स्मॉल सेट है, लेकिन आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो Zn के ऊपर होल्ड करता है। और ये ट्रू है, हम ये प्रूव कर सकते हैं इन जनरल। लेकिन अगर आपको एक स्मॉल ग्रुप दिया जाए तो ये शायद एक टीडीएस एक्सरसाइज होगी Z5 के लिए, लेट्स से कि ये प्रूव करें कि इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। Zn के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ये आप अज्यूम कर लें, और हो सकता है मैं आपको इसका नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ भी दे दूं। तो Zn के लिए जब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो Z2 के लिए भी होल्ड करेगा, राइट। सो Z2 के लिए अगर चेक करना चाहें तो बहुत आसान है, 3 एलिमेंट्स लें, 0 अगर तीनों लेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, ट्रू है। तीनों 1 लेके देखते हैं जो एक सो ये ट्रू होना चाहिए। 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार, दिस शुड बी इक्वल टू 1 बार प्लस 1 बार टाइम्स प्लस 1 बार, राइट। अब इसमें चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें आप लेंगे 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा 2 बार, और 1 बार प्लस 2 बार 3 बार, सो ये सारा इन द एंड 1 बार हो जाएगा, राइट। और राइट हैंड साइड पे भी 1 बार ही आएगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ इसके अंदर होल्ड करता है। ये एक इजी एक्सरसाइज है, लेकिन स्लाइटली लॉन्ग है बिगर ग्रुप्स के लिए। ओके, अब थर्ड कंडीशन ये है कि क्या इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये भी बहुत आसान है इसको देखना कि 0 बार को जब भी मैं किसी भी और एलिमेंट में ऐड करूंगा Z2 के, तो मेरे पास आंसर जो है वो वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, ठीक है। A बार प्लस 0 बार इज A बार, राइट। इसको आप प्रूव करना चाहें तो ये बहुत आसान है। 0 बार प्लस A बार क्या है, A प्लस 0 प्लस A होल बार, तो A प्लस 0 को ऐड करेंगे तो A ही आएगा, A बार, राइट। इसका मतलब है 0 बार जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है।
तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया, बाइनरी ऑपरेशन भी क्लोज्ड है, राइट, बाइनरी ऑपरेशन भी मिल गया, एसोसिएटिव लॉ भी मिल गया और आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। एक कंडीशन रह गई, हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है या नहीं है, राइट। तो हमारे पास इस सेट में 1 का 0 का इन्वर्स क्या है, 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ही अपना इन्वर्स होता है, 0 बार प्लस 0 बार जो है वो 0 बार है। तो 0 इन्वर्स की फिर डेफिनेशन रिपीट किए देता हूं कि एन एलिमेंट बी विल बी एन एडिटिव इन्वर्स, बी जो है वो ए का इन्वर्स होगा अगर ए प्लस बी जो है वो 0 के इक्वल हो, एडिशन के केस में, राइट। सो ये डेफिनेशन, राइट। अब 1 का इन्वर्स क्या है, 1 दो ही एलिमेंट्स हैं, या 1 खुद अपना इन्वर्स हो सकता है या 0 हो सकता है। अब 0 तो 1 का इन्वर्स है नहीं, क्योंकि 1 प्लस 0 तो 1 होता है, तो 1 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्वर्स हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो 1 को 1 का इन्वर्स लेके चेक करते हैं, अगर शायद ये अपना ही इन्वर्स हो, अगर ना हुआ तो फिर ये ग्रुप नहीं है, राइट। 1 प्लस 1 बार जो है वो हमारे पास आ जाता है 2 बार, राइट। अब 2 बार मतलब 2 को जब आप 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब है 1 बार इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मिल गया, राइट, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मिल गया, और हर एलिमेंट का जो है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, एसोसिएटिव लॉ भी है, और बाइनरी ऑपरेशन भी हमारे पास इस सेट के ऊपर डिफाइंड है। तो Z2 ग्रुप है। सो Z2 इज अ ग्रुप, Z2 इज अ ग्रुप, यस, राइट। सो हमारे पास हमने एक सेट कंस्ट्रक्ट किया, हमने उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, हमने ये चेक किया कि उसके ऊपर चारों कंडीशंस होल्ड करती हैं। हमने अब पहले मैंने आपको बताया था कि दो एलिमेंट्स का जो ग्रुप है वो लेट्स से E है और A है। आपके पास अब एक कंक्रीट 2 एलिमेंट्स का ग्रुप है, वो क्या है, Z2, 0 और 1 दो एलिमेंट्स, राइट। और एडिशन आपने डिफाइन करनी है मॉडुलो, राइट। तो जब आपके पास ये Z2 हो विद मॉडुलो एडिशन, तो आपके पास Z2 2 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बन जाएगा, राइट। सो ये एक हमें 2 एलिमेंट्स के ग्रुप की एक कंक्रीट एग्जांपल पता चल गई है कि 2 एलिमेंट्स का जो अंडर एडिशन ग्रुप है वो हमारे पास Z2 होता है, राइट। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या Z2 जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप है या नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो जाते हैं और हम ये चेक करते हैं कि Z2 अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं है, राइट। सो हमारे पास Z2 है और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाएगा या नहीं। अब Z2 है, एलिमेंट्स वही हैं, 0 और 1, राइट। ये चेक ये करना है कि क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है या नहीं। अब Z2 को हम चेक करने जा रहे हैं, तो ये 0 1 मैंने लिख दिया, आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसका मतलब यही है कि 0 बार और 1 बार, जस्ट नोटेशनल कन्वीनियंस है कि हम इसको बार के बगैर ही लिख देते हैं। चले मैं आपके लिए 0 बार और 1 बार ही फिलहाल लिखता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, राइट। सो Z2 है और इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन हुई है, A बार टाइम्स B बार इज AB बार। अब पहली कंडीशन ये चेक करनी है कि मल्टीप्लिकेशन जो है डॉट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑन Z2, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, राइट। और सेकेंडली हम मल्टीप्लिकेशन को ये चेक करना चाह रहे हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है या नहीं है। तो ये भी आप एज अ फैक्ट ले लें कि डॉट इज एसोसिएटिव ऑन Zn, ठीक है। अब ये डॉट जो है ये एसोसिएटिव है ऑन Zn, ये आप एज अ फैक्ट ले लें। इंशाल्लाह मैं आपको इसका प्रूफ भी नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा फिनिश करना चाह रहा हूँ आज के लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली मैं आपको इसका प्रूफ भी दे दूंगा कि स्टार Zn पे एसोसिएटिव है। लेकिन जब आप ये एसोसिएटिव है आप Zn के ऊपर, तो आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि किसी भी n के लिए ये एसोसिएटिव है, तो आप इसको एज अ फैक्ट यूज कर लिया करेंगे आप, क्योंकि ये लॉन्ग एक्सरसाइज है। जब भी आपके पास स्मॉल ग्रुप हो
तो इजी है। Z2 के लिए आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, एसोसिएटिव लॉ चेक करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है कि जब हम उसको किसी भी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वही एलिमेंट वापस आ जाए। मतलब हमें एक ई ढूंढना है सच दैट ए टाइम्स ई इज ए, और सिमिलरली ई टाइम्स ए भी ए होगा, राइट। तो अब मैं 1 एक ऐसा एलिमेंट है, जब मैं इसको किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं, किसी भी एलिमेंट ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वापस ए ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 बार डॉट ए बार इज 1 डॉट ए होल बार, सो वो ए बार ही है, राइट। सो 1 इज दी 1 बार, ये बार उसके ऊपर टी ना पड़िएगा प्लीज इसको, 1 बार इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, राइट। सो 1 बार जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वेरी गुड। अब आइडेंटिटी भी मिल गई, अब जस्ट ये चेक करना है कि इनवर्स है या नहीं हर एलिमेंट का। अब इनवर्स चेक करने के लिए क्या करना है? इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट है बी जो है वो Z2 का, सच दैट A डॉट बी जो है वो 1 हो। अब इस केस में क्या होगा, हमने एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है सारे एलिमेंट्स के लिए कि हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 1 आ जाए, राइट। तो अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए हमारे पास ये चीज ट्रू है, राइट। अब 0 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 0 को मैं किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर जो है वो 1 आ जाए, राइट। कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है इस सेट Z2 के अंदर कि मैं उसको मल्टीप्लाई करूं 0 के साथ तो मेरे पास आंसर 1 आ जाए? ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है। 0 does not have an inverse in Z2। लेकिन ये प्रॉब्लम तो हमें R में भी आएगी, रियल नंबर्स में भी आई थी, रैशनल नंबर्स में भी आई थी। इसको हमने कैसे रिजॉल्व किया? हमने इसको ऐसे रिजॉल्व किया कि हमने Z2 क्रॉस ले लिया। इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास 0 नहीं है, सिर्फ 1 ही है। अब ये आप चेक करना चाह रहे हो कि क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं, तो ये ट्रिवियली अब ग्रुप बनाएगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये जो Z2 है, Z2 अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप, लेकिन Z2 बार Z2 क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, ठीक है। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा, राइट, वेरी गुड। तो अब Z3 की बात करते हैं, फिर हम इस डिस्कशन को क्लोज करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ी सी इसके ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। अब Z3 क्या है? Z3 के ऊपर बात करनी है, तो Z3 के ऊपर अगेन अंडर एडिशन पहले बात करेंगे। Z3 क्या है? 0 बार है, 1 बार है और 2 बार। एडिशन कैसे डिफाइन है? A बार प्लस B बार जो है वो A प्लस B होल बार के इक्वल, राइट। ओके, सो अब ये Z3 है हमारे पास, इस तरह डिफाइन है। इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन क्या बनाता है? सो आपने ये पहले ही चेक कर चुके हैं, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये हमने पिछली स्लाइड में चेक कर चुके हैं, राइट, ऑन Z3। आप ये नहीं लिख सकते क्योंकि जब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि Z3 जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप है या नहीं, आपको ये बताना होगा, अंडर एडिशन ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन बनाता है या नहीं, तो आपको ये चेक करना होगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्योंकि मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये शो कर चुका हूं
कि ये बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। तो आप अगर आपको इसको दोबारा देखना हो तो एक दो स्लाइड्स पीछे जाके आप इसको देख सकते हैं। राइट, सो Z3 है हमारे पास, ये एडिशन के अंडर बाइनरी ऑपरेशन है। इसके अलावा एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन Z3। ओके, अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है अंडर एडिशन? अंडर एडिशन इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट अगेन सिंपल है, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो को किसी भी और एलिमेंट में ऐड करेंगे आप तो आपके पास आंसर 0 ही आएगा। ओके, राइट। और हमारे पास फोर्थ कंडीशन ये है कि अब आपने इसका इनवर्स भी फाइंड करना है। राइट, हर एलिमेंट का इनवर्स फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। अब 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही है। 1 का एडिटिव इनवर्स जो है वो है 1 का एडिटिव इनवर्स जो है वो 2 है। 1 + 2 बार जो है वो 1 + 2 होल बार, सो दैट्स 3 बार, दैट्स 0। 3 को 3 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लेना, राइट। और 1 का इनवर्स मिल गया। 2 का इनवर्स क्या है? 2 का इनवर्स 1 है, so that's 2 + 1 whole bar, so that's 3 bar and that's 0 bar. Okay, 1 2 का इनवर्स है, 2 1 का इनवर्स है, 0 खुद अपना इनवर्स है। हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो Z3 जो है वो अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाता है। Z3 अंडर एडिशन इज अ ग्रुप। रिमेंबर, जब भी एडिशन की बात करूंगा मॉडुलो के केस में तो मेरी मुराद ये एडिशन होगी। अगर आप यूजुअल एडिशन लेंगे तो ये ग्रुप कभी नहीं बनाएगा, राइट। तो ये जब भी एडिशन की बात करूंगा तो हमेशा ये मतलब होगा कि ये वाली एडिशन यानी A बार + B बार, A + B होल बार, मॉडुलो की बात हो रही है, राइट। ओके, फाइनली आज के लेक्चर के लिए Z3 जो है उसके ऊपर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ। Z3 फिर वही एलिमेंट्स हैं, 0 बार, 1 बार, 2 बार। अब इसमें 0 है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाएगा। लेकिन हम Z3 क्रॉस जो है वो ले लेते हैं और इसका चेक करते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये ग्रुप बनाएगा या नहीं। अब पहली कंडीशन फिर वही है, मल्टीप्लिकेशन आपको रिमाइंड करवा देता हूं। A बार टाइम्स B बार जो है उसका मतलब है AB होल बार। रिमेंबर, फिर रिपीट कर देता हूं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होगी। अगर आप यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लेंगे इंटीजर्स की तो ये कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा, राइट। ओके, सो पहली कंडीशन ये है कि क्या मल्टीप्लिकेशन जो है डॉट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑन Z3। अगेन मैं ये चेक कर चुका हूं ऑलरेडी, तो आपको जब ये करना है तो आपको ये चेक करना होगा कि आप कोई से दो एलिमेंट्स इसमें से लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट भी इसी सेट में आएगा। कोई से दो एलिमेंट्स लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट भी इसी सेट में आएगा, राइट। सो डॉट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z3। आल्सो अगर हम सेकंड कंडीशन की इसमें बात करें तो सेकंड कंडीशन ये है कि ये आप अज्यूम कर सकते हैं इजीली, डॉट इज एसोसिएटिव ऑन Z3, ठीक है। आप चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं, 1 बार + 2 बार। अगेन एक और एलिमेंट लेना है, सो 1 बार ही ले सकते हैं दोबारा, और ये सेम एज 1 बार + 2 बार + 1 बार, राइट। सो इसको ऐड करके देखें, आपको पास सेम रिजल्ट आएगा। ये प्रूफ नहीं है एसोसिएटिव लॉ का, आपको सब एलिमेंट्स के लिए चेक करना पड़ेगा, राइट। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कैसे चेक करते हैं। ओके, सो थर्ड कंडीशन ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है अंडर मल्टीप्लिकेशन इस सेट में, राइट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इस सेट में? आइडेंटिटी एलिमेंट ये होगा कि 1 अगर आप लें,
1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें इस सेट में तो आपके पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, क्योंकि 1 बार डॉट ए बार इस डेफिनेशन को यूज करके वो आएगा 1 डॉट ए होल बार, सो दैट्स ए बार, राइट। ओके, सो ये आपके पास हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का भी आपको आइडिया हो गया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी इस सेट में। और फाइनली जो हमारे पास फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि आपने ये चेक करना है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है। और Z3 बार क्रॉस की बात हो रही है, सो दो ही एलिमेंट्स हैं 1 और 2, राइट। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? कौन सा ऐसा एलिमेंट मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास रिजल्ट जो है वो 1 ही आ जाए? तो ये इजी है, 1 डॉट 1 बार इज इक्वल टू 1 बार। तो 1 खुद ही अपना इनवर्स है, आइडेंटिटी हमेशा अपना खुद ही इनवर्स होती है। 2 बार की अगर मैं बात करूं तो 2 बार डॉट 2 बार, सो दैट्स 4 बार। सो 4 को 3 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या आएगा 1, सो दैट्स 1 बार। ओके, तो 2 खुद अपना इनवर्स है, 1 भी खुद ही अपना इनवर्स है, राइट। सो हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, बाइनरी ऑपरेशन भी है और बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है। तो ये Z3 क्रॉस जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है, राइट। सो हम इस डिस्कशन को इस लेक्चर में यहीं पे रखते हैं और मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं कि आज हमने क्या किया, राइट। सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने मॉडुलो इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट ही दोबारा से रिव्यू किया था। हमने उसकी देखा कि मॉडुलो अरिथमेटिक का, मॉडुलो इंटीजर्स का मतलब क्या है। मतलब यह है कि आपने इंटीजर्स को किसी फिक्स नंबर लेट्स से 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर्स को रिकॉर्ड करते जाना है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 ही पॉसिबल रिमाइंडर आएंगे, 0 और 1, राइट। फिर इसी डेफिनेशन को हमने फॉर्मुलाइज किया और एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया इंटीजर्स के सेट के ऊपर। और फिर हमने कहा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ये एक्चुअली कांग्रुएंस रिलेशन है और इस कांग्रुएंस रिलेशन के तहत ये जो हमारे पास इंटीजर्स की जो हम मॉडुलो की डेफिनेशन दे रहे हैं, आई मीन कि हम डेफिनेशन दे रहे हैं कि हमने जो रिमाइंडर्स हैं वो रिकॉर्ड करने हैं, वो बेसिकली उसका मतलब ये है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ए बी से रिलेटेड है अगर एन जो है वो बी माइनस ए को डिवाइड कर रहा है, राइट। सो इसको हमने फॉर्मल किया कॉन्सेप्ट को, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन को हमने थोड़ा सा ब्रीफली देखा कि वो क्या होता है। फिर हमने ये कहा कि अब हमारे पास सेट्स तो मिल गए हैं, सेट्स की हमने सेंस बना ली कि ये Zn जो है ये हमारे सेट्स हैं, फाइनाइट नंबर्स के सेट हैं। Zn के अंदर n एलिमेंट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल Z3 के अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। हमारे पास कुछ फाइनाइट सेट्स आ गए हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या इन फाइनाइट सेट्स को हम ग्रुप बना सकते हैं? फाइनाइट ग्रुप्स हमारे पास बहुत कम नोन है, अभी तक जो हमने कोर्स पढ़ा उसमें फाइनाइट ग्रुप्स हमारे पास बहुत कम थे। तो हमने ये क्वेश्चन किया क्या हम इन फाइनाइट सेट्स को ग्रुप बना सकते हैं? अब इन फाइनाइट सेट्स के ऊपर फिर बाइनरी ऑपरेशन को ही डिफाइन करना पड़ेगा। बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया इस सेट के ऊपर एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी, राइट। हमने ये चेक किया कि Z2 जो है वो अंडर एडिशन जो हमने डिफाइन की मॉडुलो एडिशन उसके अंडर ग्रुप बनाता है, इसी तरह Z3 भी मॉडुलो एडिशन के अंडर ग्रुप बनाता है। हमने ये चेक किया कि Z3 क्रॉस यानी 0 तो अगर रखेंगे सेट में तो वो तो कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा मल्टीप्लिकेशन के अंडर, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। सो Z3 क्रॉस और Z2 क्रॉस दोनों अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह Z4 की थोड़ी बात करेंगे, फिर Zn की बात करके हम ये मॉडुलो इंटीजर्स का टॉपिक जो है इसको क्लोज करेंगे और हम जो इस कोर्स का ग्रुप थ्योरी के कोर्स का समझ लें करक्स है जिसको डिफाइन करने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं और जिसको यूज करके हम ग्रुप थ्योरी को एक वन स्टेटमेंट में आप समझ लें बंद कर देंगे, वो हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे और वो कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन ग्रुप्स का। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको परम्यूटेशन ग्रुप्स जो जैसे मैंने कहा मोस्ट क्रूशियल कॉन्सेप्ट जो इस लेक्चर का है वो इंशाल्लाह उसका स्टार्ट करेंगे और फिर हम वो 2-3 लेक्चर तक उसको कंटिन्यू रखेंगे।
Okay, thank you very much for your time, and I'll see you again next time.